प्रोफेसर निर्मल मणि अधिकारी हैं और डॉक्टर अधिकारी टीचेस एट द डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस एंड मास कम्युनिकेशन, काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्ट. He has propounded the Sadharanikaran model of communication, which represents the communication process from Bharatvarshiya Hindu perspective. He is author, editor of as many as 50 published books, including Theory and Practice of Communication, Bharatmuni, and Sanchar Siddhantikaran, that is theorizing communication. Dozens of research articles and hundreds of popular articles written by him are published in different languages across the world. He is recipient of many fellowships, including the Bharat Muni Chair Research Fellowship of Makhanlal Chaturvedi, National University of Journalism and Communication, Bhopal, India. तो अधिकारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं हमारे डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी का स्वागत करना भूल गया शुरू में. वो जुड़े हुए हैं और अधिकारी जी के बारे में काफी कुछ उनके पास जानकारी है, तो वो भी मेरे ख्याल से यदि दिखाई पड़े तो बहुत अच्छा होगा. अधिकारी जी क्योंकि उनके पूर्व परिचित हैं. तो डॉक्टर अधिकारी जी, अब आप के पास. नमस्कार, धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद सिंह. सबसे पहले तो हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, मैं नेपाली भाषी हूँ, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो प्रतिभागी हैं वो हिंदी समझने वाले हैं, तो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ. सबसे पहले तो भारतीय जनसंचार संस्थान को सत्रारंभ समारोह इस तरह से आयोजन करने के लिए साधुवाद अर्पण करता हूँ. इस संस्थान के डीजी महानिर्देशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी मेरे बहुत अनन्य मित्र हैं. एक दशक से ज़्यादा हुआ हमारी बहुत गहरी पहचान है. हम लोगों ने कई दिन साथ में प्राज्ञिक रूप से साथ में हम रहे हैं. वो जब वहाँ माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में वहाँ थे तब से. तो इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मुझे विषय दिया गया है कम्युनिकेशन ट्रेडिशंस ऑफ भारतवर्ष. जैसे कि प्रोफेसर गोविंद सिंह कुछ देर पहले कह रहे थे, मैं इसे भारतवर्ष ही कहना चाहूँगा. वैसे लोग भारतवर्ष और इंडिया में वो अंतर नहीं करते, लेकिन इंडिया का जियोपॉलिटिकल उसका अर्थ हो जाता है, भू राजनीतिक अर्थ. तो इससे जो वर्तमान में इंडिया दैट इज भारत लिखा गया है जो देश, सिर्फ उसको ही वो संगीत करता है, उसको वो बताता है. तो भारतवर्ष जब हम कहते हैं ये भू सांस्कृतिक इकाई हो जाता है और इसमें बहुत सारे देश इसमें आते हैं. और अगर हम इतिहास में देखेंगे तो भारतवर्ष सभी समय में ये भू सांस्कृतिक इकाई रहा है और इसके अंदर कई सारे स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राष्ट्र यहाँ रहे हैं. तो अभी की परिस्थिति में खास करके नेपाल, भारत, भूटान, हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष की उस विशेषता को अपने साथ में ज़्यादातर संजोए हुए हैं. और पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान वैसे वो भी उसी परंपरा के उत्तराधिकारी होने चाहिए थे, लेकिन आज वहाँ की जो जनसांख्यिक परिस्थिति है, डेमोग्राफिक जो डायनामिक्स वहाँ की है, उसकी वजह से शायद वो इतना इसमें अपनत्व महसूस नहीं करे. लेकिन नेपाल में, भारत में अगर हम देखेंगे तो जो बहुत प्राचीन हमारी सभ्यता है, जो हमारी साझी संस्कृति है, उसको हम संजोए हुए हैं. तो इस भारतवर्ष को, इसी परिप्रेक्ष्य में भारतवर्ष को भू सांस्कृतिक परिदृश्य में लेकर ही मैं बोल रहा हूँ. Whenever we talk about Bharatvarsha, we all know that in fact we have experienced ourselves that it is rich in diversity of, let us say, ethnicity, languages, cultures,
even dharmas, we have dharma, we have dhamma, yeah, we have so many sampradayas and so many customs, but inherent oneness is there. Since millennia, we have diversity, but this diversity is not experienced as differences. And we have something that binds us. इसको हमने हमारी सिद्धांतीकरण के क्रम में उस तत्व को सहृदयता इस तरह से उसको नामांकित किया है. और whenever we say सहृदयता, it has its root in the very first Veda, even in the Rig Veda, where there is a hymn Richa which mentions Samana Hridaya. And when we reach to Atharva Veda, there is one famous sukta, Samanjasya Sukta, which exactly mentions Saridayam Samanasya. The word Saridaya or Saridayata is thus of Vedic origin, and we can see the similar concepts in Buddhism, in Jainism, in Sikhism, in vernacular languages and cultures, and so on. And in poetics, in aesthetics, in dramaturgy, lots of things have been written about Sahridayata. So this very concept gives idea of how this diverse entity called Bharatvarsha experiences oneness. And जब हम इस संसार शास्त्र की बात करते हैं तो it is inherently problematic from our point of view. ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तरफ तो संसार की बहुत समृद्ध परंपरा वो व्यावहारिक तौर पे और उसकी सिद्धांत भी हमारे यहाँ अगर हम कहें तो वेदों से ही है. बहुत प्राचीन परंपरा इसकी है, practically as well as theoretically. But whenever we come to institutions like IIMC, like Kathmandu University, like other universities in our part of the world, this discipline of knowledge called communication we have taken from the West. ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत खास करके अमेरिका में यूनिवर्सिटीज में कम्युनिकेशन और एलाइड डिसिप्लिन्स they got institutionalized. When they were institutionalizing this discipline, they took so many things from their own past. Obviously going to the Europe, and when we say ancient Europe, their source of knowledge is mainly Greece. So ग्रीक स्रोतों से उन्होंने जो कुछ भी लिया फिर मॉडर्न यूरोपियन स्रोतों से लिया और अपने जो अमेरिकन एक्सपीरियंस है उसके बिना पर उन्होंने इस डिसिप्लिन को यूनिवर्सिटीज में इस्टेब्लिश किया. और वी कैन सी एट दैट टाइम सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेर गोइंग थ्रू पोस्ट कॉलोनियल एरा. जैसे इंडिया स्वतंत्र हुआ, कई दूसरे देश भी स्वतंत्र हुए और फिर यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF इस तरह के एजेंसीज के थ्रू उस वक्त कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट इस तरह के कॉन्सेप्ट वहां आ गया. तो इन देशों से जैसे नेपाल से, भारत से, चाइना से लोग गए अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में. तो वहां पर जो कुछ उन्होंने पढ़ा और जब वो वापस आए अपने देशों में तो उन्हीं पाठ्यक्रमों को, उन्हीं पुस्तकों को, उन्हीं संदर्भ सामग्रियों को वो लेकर आए और अपनी देशों की परिस्थिति की ज्यादा मतलब न करते हुए उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज में जो भी पाठ्यक्रम बनाया, जितने भी करिकुलम वहां बने, तो जो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के जो थे सिर्फ उन्हीं को उन्होंने वहां पे कार्यान्वयन कर दिया, उसको लागू कर दिया. तो इससे क्या हुआ कि जैसे इससे पहले की सत्र में संक्रांत जी बता रहे थे कि लोगों को अपनी भाषा में बात करना है. बाद में मेडिकल डॉक्टर बनने के बाद फिर भी पहले उनको अंग्रेजी ढांचे में, अंग्रेजी खांचे में ले जाकर एक कृत्रिम बौद्धिकता
आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कि जो समाज की नहीं हो, कृत्रिम तरह की भौतिकता उनके ऊपर ठूस दिया जाता था, उसी तरह से यहाँ भी जो लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ने गए उन लोगों को हम कैसे संचार करते हैं, कैसे संवाद करते हैं, घर में कैसे करते हैं, बाहर कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में और हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे दर्शनों में इसके लिए कैसे चिंतन किया गया, कैसे सिद्धांत वहां रहा है, उस हर चीज को छोड़कर केवल जो तोते जैसा बनाने के लिए पश्चिम से जो भी मिला उसको पढ़ाया गया। तो एक तरह से ये हुआ कि जो वो घर में जानता था यूनिवर्सिटीज में उसको कुछ भी नहीं मिला, और यूनिवर्सिटीज में जो वो पढ़ रहे थे वो अपनी व्यवहारिक जीवन में उसकी कुछ खास सामंजस्यता नहीं था। इस तरह से हमारे शैक्षणिक संस्थान जो है वो एक तरह से वेस्ट टू द रेस्ट जो एक लीनियर एक्सपांशन है उसके माध्यम बने। तो लेकिन जब हम देखते हैं और अभी तो इसका जागरण आ चुका है, पहले पश्चिम में इसके लिए बहुत सारे चिंतन हुए, फिर उन्होंने डी वेस्टर्नाइजेशन इस कॉन्सेप्ट को ले आए और वही भारत में, चाइना में, जापान में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में उन्होंने कुछ देखा, फिर कंपैरेटिव जो थियोराइजिंग है उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो जब हम आते हैं 1980 में तब तक तो बहुत सारी परिस्थिति जो है वो बदल जाती है और वहाँ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, स्पीच कम्युनिकेशन एसोसिएशन, इस तरह के जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्वीकार करते हैं कि अब तक जो भी कम्युनिकेशन थ्योरीज रहे हैं उसमें वेस्टर्न डोमिनेंस रहा है और इसलिए जो भी नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज है उसके लिए इन थ्योरीज का उतना ज्यादा सांदर्भिकता नहीं है। तो वो इनकरेज करते हैं। तो फिर ये होता है कि खास करके श्रीलंका से कुछ विद्वान, भारत से कुछ चाइना से कुछ जापान से, वो अपने रिसोर्स पर, अपने स्रोतों पर जाते हैं और फिर कम्युनिकेशन को अपनी तरह से समझने की वो चेष्टा करते हैं। लेकिन उसके बाद में खास करके ये पिछले 10-20 वर्षों में बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन आता है। उसमें मेरा अपना स्वयं का काम भी आता है जो पहले भी यहाँ उल्लेख हो चुका है। तो साधारणीकरण मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और दूसरा है जो मीमांसा दर्शन, जो हमारे वैदिक दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। उनमें से मेरा जो साधारणीकरण मॉडल है उसमें वेदांत दर्शन उसकी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क रहा है। लेकिन दूसरा काम है जिसमें पूरी तरह से मैंने मीमांसा दर्शन, जैमिनीकृत मीमांसा दर्शन और उसमें सवर की भाष्य और कुमारिल की जो वार्तिक है उसको लेकर हमने संचार सिद्धांतीकरण किया है। तो इस तरह के कामों से क्या हुआ कि वैश्विक पटल पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि जो संचार सिद्धांतीकरण है वो सिर्फ पश्चिमी फ्रेमवर्क में, पाश्चात्य फ्रेमवर्क में ही हो ऐसा नहीं है। बहुत प्राचीन समय से, बहुत प्राचीन ग्रंथों में और बहुत सोफिस्टिकेटेड जिसको कहते हैं संपूर्णतः विकसित सिद्धांतीकरण की एक पद्धति भारतवर्ष में रहा है। इस तथ्य ये अब उजागर हो चुका है। तो नाउ व्हाट वी कैन डू, there are plenty of opportunities. Now the era is over wherein you have to justify for conducting research based on Bharatvarshia society, which is people or behavior oriented research, or some ancient text, message or artifact oriented research. You do not need to do this due to the works of many scholars. Now it is fairly established that communication can be, or in fact it must be theorized from indigenous location, and it must be theorized from the perspective of ancient texts in especially in the countries like Nepal and India, which have
very rich civilization, a very old and not disconnected from the past. हम अविच्छिन्न उस सभ्यता को अब भी जी रहे हैं। तो अब इसको ज्यादा, इससे पहले था, जैसे 1 दशक पहले हो तो इसके लिए आपको बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती थी कि रिलेवेंस के लिए एक पूरा चैप्टर लिखा जाए, कि जो मैं टेक्स्ट ले रहा हूं, जैसे नाट्य शास्त्र हो, वाक्य पदीय हो और मीमांसा दर्शन हो, उसको हम ले रहे हैं तो पहले पूरा एक चैप्टर उसके लिए आपको चाहिए था। और कई कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में आपको डिफेंड करना पड़ता था कि कम्युनिकेशन डिसिप्लिन के लिए इसकी सांदर्भिकता है। लेकिन आज के जो स्कॉलर्स है, आज के जो रिसर्चर्स है, आज के जो स्टूडेंट्स है, उनके लिए इतना सारा परिश्रम उसके लिए अब जरूरी नहीं है। वो इट हैज बीन फेयरली एस्टैब्लिश्ड। Even the International Encyclopedia has incorporated works from us. आप अगर उसकी 2016 एडिशन देखेंगे तो वहां आपको एंट्री मिलेगा, जहां मैं स्वयं मेरा जो थियोरेटिकल वर्क है उसकी वहां परिचर्चा करता हूं। और आज विश्व में चाहे अमेरिका में हो, यूरोप में हो, अन्य देशों में भी हो, कई सारे स्कॉलर्स उसको अभी साइट कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं। तो वो फेयरली स्टैब्लिश्ड वो एक सब डिसिप्लिन बन चुका है कि आप भारतवर्ष से, और वो ज्यादातर वो हिंदू सेंट्रिक स्टडी और हिंदू पर्सपेक्टिव ऐसा वो ज्यादा कहेंगे, तो वो फेयरली स्टैब्लिश्ड है। तो अगर आप चाहें आज तो आप इंस्टेंटली रिसर्च कर सकते हैं। और इसके लिए वी हैव टू मेजर सोर्सेज। One, as I had mentioned earlier as well, people or behavior oriented research, where we let us say conduct ethnographic studies of our societies, how people communicate, how do they communicate inside the home, how they communicate with the let us say local community, how they interact with inter-religious people, या दूसरे धर्म के, दूसरे मजहब के, दूसरे रिलीजन के लोगों से कैसे करते हैं, और how they treat the foreigners. So and another is message or artifact oriented research. In this area we are very rich. Still we have thousands of ancient texts written in Sanskrit. Some are published, so many others still unpublished. Or we may go to other languages, Tamil to Kannada to Assamese to Bengali to Hindi to so many. So thousands and thousands of texts are there, and many of them treat communication. अगर आप उसमें इस तरह से, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में होता है व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन मॉडल, व्हाट इज कम्युनिकेशन थ्योरी, इस तरह से आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो लिखे गए थे, वो पोएटिक्स के लिए, वो एस्थेटिक्स के लिए, वो फिलोसफी के लिए, वो नाट्यशास्त्र के लिए, कुछ दूसरे संदर्भ में वो लिखे गए हैं। इसीलिए द मेजर पॉइंट ऑफ रेफरेंस, the major theoretical framework for them would be a different thing. But you have the communication eye. If you use this, if you use communication insight and how these are relevant for the process called communication, then you will find lots of things and lots of insightful things. वो हमें so message or artifact oriented research or people or behavior oriented research, in either ways we have lots of resources. Maybe if 1000 scholars would work for next 50 years, those resources would be still unfinished. So that much we have. In the West, what is happening? वहां पर लोगों को अब क्या है कि वो पुनरुक्ति बहुत ज्यादा होने लगा है। वहीं जाओ, वही एरिस्टोटल, वही प्लेटो, फिर यूरोप के कुछ स्कॉलर्स, सो अब कुछ नया उनको भी चाहिए। तो ये तो एकेडमिक जो थॉस्ट है कि चाहिए, ये एक बात है। और फिर जो अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा माइग्रेशंस की वजह से हर देश में जो विविधतापूर्ण समाज हुआ है,
हमारे पास क्या है कि नेपाल में, भारत में हम लोग हजारों सालों से एक डाइवर्स सोसाइटी में हम जी रहे हैं, which is very new for let us say Europeans. They define their nationality in terms of nation states based on some ethnicity or some language, even some denomination. So it is very recently that they have to live in a very diverse society. आज लंदन में आप जाएंगे तो 200 से ज्यादा इतनी ग्रुप्स वहां हैं, इसकी उनको पहले अनुभव था ही नहीं। तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो, मल्टी इथनिक, मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल, इस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से सहृदयतापूर्ण, फुल ऑफ सहृदयता, इस तरह की कम्युनिकेशन कैसे हो। जो टेररिज्म की बात हो रही है, जो रेशियल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, क्रिटिकल रेस थ्योरी की जो अभी बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है, उस सब की जो समाधान है वो कहाँ है? वो हमारे पास है। हमारे पास में जो सांप्रदायिक जो द्वंद्व है उसकी बहुत कम इतिहास यहाँ रहा है। वो भी जब बाहरी लोग आ गए और उन्होंने डिवाइड एंड रूल इसके लिए इसको दुरुपयोग किया, नहीं तो हजारों सालों से हम जी रहे हैं। इसलिए इसको we can explain this from different dimensions. One of the most important dimensions is communication. When we research our communication practices and the theories, the philosophy behind that, like Saranikaran model of communication explains that how communication full of sahridayata is possible in such society. So we can go for that. So whenever we go for the text, we should remember that we have different traditions. हिंदू ट्रेडिशन अपनी जगह है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में आप देख सकते हैं, जैन ट्रेडिशन है, यहाँ किरात, बोन, कई दूसरे ये ट्रेडिशन यहाँ है। तो निगम और आगम की हमारी परंपरा रही है। तो इस तरह से हम रिसर्च कर सकते हैं और उसको करते वक्त हम क्या कर सकते हैं कि एक तो हम विशुद्ध जो हमारी मौलिक दृष्टिकोण है और हमारी जो मौलिक सिद्धांत है, यहाँ की जो इंडिजिनस कम्युनिकेशन प्रैक्टिस है, सिर्फ उसको फोकस करके भी हम रिसर्च कर सकते हैं। दूसरे हम कर सकते हैं कि हमारे यहाँ का जो कंटेम्पररी सोसाइटी है, जरूरी नहीं कि जो एंशिएंट टेक्स्ट में हो वो जस के तस अब भी प्रैक्टिस किए जाती हो। कई चीज जो है वो प्रैक्टिस में है, कई चीज जो है वो अब नहीं है। तो वो परिवर्तन क्या हुए हम उसकी कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम कर सकते हैं कंपैरेटिव रिसर्च। और व्हेनेवर वी थिंक ऑफ कंपैरेटिव रिसर्च, people think of this binary, West versus the rest. For instance, Indian perspective of communication compared to Western perspective. सिर्फ इतना जरूरी नहीं है। जैसे अब तो हमें काम करना है, जैसे नेपाल से देखेंगे तो हमें भारत से भी काम करना है, चाइना से भी काम करना है, वेस्ट से भी करना है, तो मिडल ईस्ट से भी करना है। तो ऐसे किया जाए कि हमारी नेपाल की कम्युनिकेशन प्रैक्टिस क्या है और तमिलनाडु की क्या है, उसके ऊपर हम कंपैरेटिव रिसर्च कर सकते हैं। नेपाल और चाइना, इंडिया और जापान, इंडिया और चाइना, इंडिया और श्रीलंका। तो इस तरह से मल्टी डायमेंशनल जो कंपैरेटिव स्टडी है अगर हम करेंगे तो इससे क्या होगा कि एक तो कम्युनिकेशन डिसिप्लिन जो है वो स्वयं में बहुत समृद्ध हो जाएगा। अभी जो हेवीली वेस्टर्न कंटेंट वहां है, इससे उसकी मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ इज हैम्परिंग, दैट इज बीइंग हैम्पर्ड। If we give something there like spiritual communication, sustainable practices, how to communicate that, these are some areas where we can contribute uniquely. The West and even other societies, they do not have this diversity. Lacking diversity means lacking insights for certain cases.
डाइवर्सिटीज के अपने अपने चैलेंजेस हैं, वो दूसरा डायमेंशन हुआ। लेकिन डाइवर्सिटी होना, इतने ज्यादा भाषा हमारे पास, इतनी भाषाएं जो हैं, इसका मतलब है कि कई सारे एक्सपीरियंसेस हमारे पास हैं। एक भाषा जो बहुत प्राचीन समय से उसको ले आता है, कई सारी चीज दूसरी भाषाओं में वो जान नहीं पाता। तो हमारे पास इतने सारे भाषाएं हैं, मतलब हमारे पास इतने सारे ज्ञान हैं, तो कई सारे दर्शन की परंपरा है। तो उससे क्या होगा कि हम हमारे अंदर भी कंपैरेटिव रिसर्च करेंगे, जैसे यूपी और उड़ीसा के बीच में हम करें, तो उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हम स्वयं के, और जो अभी चल रहा है सबका साथ सबका विकास, जो सब आया है, ये पश्चिम की जो औपचारिक चिंतन पद्धति है उससे बिल्कुल ये अलग है। हमारे यहाँ भवतु सर्व मंगलम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की ये परंपरा रहा है। वेस्ट में क्या है, आइदर यू गो फॉर द क्लास स्ट्रगल और द बेस्ट सिचुएशन फ्रॉम द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव इज ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। The very concept is lacking। सबका साथ साथ में विकास हो सकता है, सब सुखी सब समृद्ध हो सकते हैं, ऐसी उनकी चिंतन है ही नहीं। ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर इज द आइडिया। तो हमारे यहाँ जो है, हम तो भवतु सर्व मंगलम और सर्वे भवन्तु सुखिनः अभी हम ना कर पाए, लेकिन सिद्धांततः दर्शन की तह में वो है। तो वो आइडियल, वो गोल जब हमारे पास होगा तभी हम उसके लिए काम करेंगे ना। तो इन सारी चीजों के लिए हम कर सकते हैं। और इसमें अब हमें करना क्या है, पहले भी मैंने कहा कि अब सिर्फ हमें रोना कराना, जो अरण्य रोदन होता है ना, सिर्फ वही नहीं करना है। ज्यादातर हमारी डिस्कशंस में क्या होता है कि हम नेपाली अस्मिता, भारतीय अस्मिता, भारतवर्षीय अस्मिता, इसकी बात तो हम करने लगे हैं, फिर भी अब तक वो ज्यादातर वो दूसरों से कंप्लेन करने जैसा, रोदन करने जैसा ऐसा रहा है। अब हमें प्रखर होना है, अब हमें तेजस्वी होना है। सारा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, सारा विश्व हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसकी तरफ देख रहा है, और उसका स्वामी होने के कारण से, उसमें अपनत्व होने के कारण से, उसके संवाहक होने के कारण से, उस तरह का आत्मविश्वास, उस तरह का प्रखरता हमारे पास भी तो होने चाहिए। इसीलिए अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जो है उसको रिसर्च करना है, कंटेम्पोररी कॉन्टेक्स्ट में उसको लाना है, और फिर उसको वर्ल्ड क्लास पब्लिकेशन हमें करना है। यहाँ मैं वर्ल्ड क्लास कहकर सिर्फ अंग्रेजी भाषा की तरफ नहीं कर रहा हूँ, जिस भाषा में करें, लेकिन जो रिसर्च की एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उसको हम मेंटेन करें, वो हमें करें। बाद में हम करेंगे, हमारे जो मौलिक रिसर्च पद्धति थे उनको भी हम रिवाइव करेंगे। लेकिन अब जो चल रहा है, जिसमें लिखने से लोग समझ पाएंगे, जिस रिसर्च स्टाइल में, जिस रिसर्च स्टैंडर्ड में लिखने से लोगों को समझ में आ जाएगा, हम उसमें लिखें, प्रकाशन करें। कई सारे हम कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, सिम्पोजिया ये आयोजन करें। जैसे अगर हम कहें कि ये प्राच्य देशों से जो कम्युनिकेशन का सिद्धांत रहा है, जो भी हो अवधारणा रहा है, उसके बारे में सबसे अंतिम ग्रैंड प्रोग्राम कब हुआ, अगर हम इसको समझेंगे तो दशकों हो चुके हैं। ईस्ट वेस्ट सेंटर हवाई में आयोजन किया गया था, कम्युनिकेशन फ्रॉम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, और हम लोगों ने उस तरह के ग्रैंड प्रोग्राम नेपाल में, भारत में आयोजन किया ही नहीं। तो IIMC और कई सारे दूसरे यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनको अब आगे आना चाहिए कि हम वैश्विक पटल पे ऐसे कुछ कॉन्फ्रेंसेस आयोजन करें। तो उसका जो आयोजन हो, उसका जो प्रतिभागी हो, और उसमें जो रिसर्च स्टैंडर्ड हो, वो तो ग्लोबली कोई भी उसके ऊपर क्वेश्चन ना कर सके, सब स्वीकार करें, इस तरह के हो। लेकिन उसमें जो कंटेंट्स हो वो हमारे यहाँ से, कोई वेदों में रिसर्च करे कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से, कोई त्रिपिटक में करें, कोई जैन आगम में करें,
कोई नाट्य शास्त्र में, वाक्य पद्य में, जो हमारे स्वरदर्शन है उसमें करे, लेकिन उसको एक वैश्विक पटल पे उसको प्रस्तुत किया जाए। तो अब इस तरह के आयोजन हमें करना है, इस तरह के प्रकाशन हमें करना है। अब वो दौर को हमें छोड़ना है जहां हम कहें कि पाश्चात्य लोगों ने हमें ऐसा किया वैसा किया, उसके भी हम समीक्षा करेंगे, करना ही चाहिए, लेकिन अब रोदन की तरह नहीं, प्रखरता की तरह हम एक वैश्विक नेतृत्व जो हम कर सकते हैं उसकी तरह से हम करें। तो इसके लिए हमें अब हमारे जो नए विद्यार्थी हैं, नए शोधार्थी हैं, उनको भी इनकरेज करना है। और मेरा तो इस मंच को प्रयोग करके मैं आप लोगों को खुला आमंत्रण देता हूं कि अगर कोई भी भारतवर्षीय संचार के क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहे, जहां कहीं से, वो मुझे लिख सकते हैं। और मेरा जो गाइडेंस है आप लोगों के लिए हर समय ये प्रस्तुत है। ये मेरा खुला आप लोगों के लिए आह्वान है। और कई सारे लोग इसमें पहले से लग भी चुके हैं, कुछ पीएचडी इसमें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्रकाशन के हिसाब से भी देखा जाए तो पहले से बहुत ज्यादा प्रकाशन इसमें अब आ रहे हैं और सारा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। और हम इस भारतवर्ष की जो संचार की परंपरा है, व्यवहारिक परंपरा और सैद्धांतिक परंपरा, इसको पहले स्वयं समझ लें, पहले स्वयं आत्मदर्शन पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद ही हम प्रदर्शन कर सकते हैं। तो पहले तो आत्मदर्शन हो, हमारे यूनिवर्सिटीज की करिकुला में इन चीजों को रखा जाए, हम इसमें रिसर्च करवाएं, और फिर जैसे कि मैंने कहा हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड की पब्लिकेशंस भी करना है और ग्रैंड कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, सिंपोजिया वो भी हमें करना है। फिर हम देखेंगे। अब शुरू हो चुका है कई देशों में, पहले से जो हमारी हिंदू कम्युनिकेशन थ्योरी कहकर इन चीजों को अब पढ़ा रहे हैं। जैसे इस पुस्तक को मैं आपको दिखा रहा हूं, वैसे ये प्रकाशित हुआ इंडिया से है, लेकिन वेस्ट में भी इसको एक्सेप्ट किया गया है। कई यूनिवर्सिटीज में लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो हम नेपाल से, भारत से भी इस तरह के ग्लोबली एक्लेम्ड जो रिसर्च वर्क है वो हम कर सकते हैं, हमें करना ही चाहिए। और इसी बिंदु पर मैं अपनी इस वक्तव्य को अंत्य कर रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार। निर्मल मणि जी तो बहुत ही निर्मल मन के अधिकारी है, हमारे सबके मित्र भी है और बहुत मंचों पर हम साथ में होते हैं। और जो भारत की संचार, भारत का दर्शन है, उस संचार को भारत की दर्शन परंपरा, ज्ञान परंपरा, जो शास्त्रीय परंपरा है, सनातन संस्कृति है, उसके साथ बहुत ही तार्किक और बौद्धिक तरीके से निर्मल मणि जी ने प्रस्तुत किया है। न सिर्फ अभी तो ये अभिव्यक्त कर रहे हैं, लेखन में, शोध के माध्यम से उसकी स्थापनाओं को जग जाहिर किया है, दुनिया में स्थापित करने का पुण्य कार्य किया है। तो ये जो आपने पुण्य अर्जित किया है, हम सब लोगों के खाते में भी आपका पुण्य है। और जितने सरल, सहज और बहुत ही तार्किक तरीके से आपने जो भारत का संचार दर्शन है, दृष्टि है, मैं उसका खुद का भी विद्यार्थी भी हूँ और मुझे सुनकर बहुत सुख होता है, बहुत आनंद आता है जब हम भारत के संचार परंपरा के बारे में, उसके दर्शन के बारे में, उसकी प्रक्रियाओं। और निर्मल मणि जी तो जो पश्चिम में, अन्य देशों में बहुत सारे मॉडल्स दिए हैं संचार के, तो निर्मल मणि जी ने हमको उस मॉडल का भी अधिकारी बनाया है, हमको उसका एक प्रकार से अधिकार दिया है कि हम अधिकार पूर्वक उस संचार के प्रारूप पर बात करें, चाहे वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की बात हो या साधारणीकरण की बात हो या जो सहृदय की बात हो। तो आपने अपने वक्तव्य के माध्यम से भरत मुनि के जो शास्त्र है और उस पर आपने जो काम किया, उसके साक्षात आपने उसकी प्रस्तुति दी है और सहृदय होकर, निर्मल मन से सहृदय होकर आपने संवाद किया है। तो आपकी उपस्थिति को, आपके ज्ञान को जो प्रकट करने का तौर तरीका है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत
धन्यवाद और अनुग्रह व्यक्त करता हूँ। यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।